अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। चलिए जी, आज आपकी मुलाकात एक बच्चे से कराते हैं जिसका दिमाग आपको हैरान कर देगा। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर टैनर कॉलिंस की, जो 7 साल की उम्र में बहुत परेशानी का सामना कर रहे थे क्योंकि उन्हें सीजर्स हो रहे थे, उनको झटके लग रहे थे। वो बैठे बैठे झटके खाते थे और गिर के बेहोश हो जाते थे। उनके सर में शदीद दर्द था पिछले कुछ सालों से। उनके वालिदैन ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया और जब डॉक्टर ने उनके दिमाग को देखा तो वहां पर उनको एक ट्यूमर नजर आया, एक बहुत बड़ा फोड़ा नजर आया। अब उसका हल यही था कि इनके दिमाग को खोलकर, इनके सर को खोलकर दिमाग से वो ट्यूमर बाहर निकाला जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन सीजर्स की फ्रिक्वेंसी में, झटकों की तादाद में तेजी आती जा रही थी। वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान थे और आखिरकार उन्होंने सोचा कि हमें ये ऑपरेशन करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा था कि कॉलिंस वैसे भी बच नहीं रहा। कॉलिन के दिमाग के 2 हिस्से बहुत ज़्यादा मुतासर थे। राइट साइड की ऑक्सीपिटल लोब बहुत ज़्यादा मुतासर थी और उसके साथ टेम्पोरल लोब का कुछ हिस्सा। ऑक्सीपिटल लोब दिमाग का वो हिस्सा बनाती है जहां हम विजन प्रोसेस करते हैं, विजन के सिग्नल्स आते हैं। इसका मतलब यह है कि इस लोब को जब निकाला जाएगा दिमाग से, इसके दाएं हिस्से को निकाला जाएगा, तो डॉक्टरों का यह ख्याल था कि कॉलिंस ना तो प्रॉपर तरीके से देख सकेगा, ना ही चीज़ों को पहचान सकेगा और उन चीज़ों के साथ जो जुड़े हुए नाम हैं उनको नहीं याद रख सकेगा। उसकी ऑप्टिकल नर्व और विजन वाला हिस्सा मुतासर होगा। वो चीज़ों को देखेगा तो सही, लेकिन उनके नाम उनको याद नहीं होगा, उनको अपने वालिदैन के नाम भी याद नहीं होंगे। और फिर उसका ऑपरेशन कर दिया गया। हैरानी की बात यह थी कि कॉलिन के दिमाग का 15% हिस्सा निकाल दिया गया। आप यहां पर देख सकते हैं, आपको यहां पर वो हिस्सा दिखाया भी जा रहा है जो कि निकाला गया, लेकिन उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर गया। मैं आपको यहाँ पर उसी के स्कैन दिखा रहा हूँ। जब उसे होश आई तो डॉक्टरों का ख्याल था कि ये अपने वालिदैन को पहचान नहीं सकेगा और ऐसा ही हुआ। उसने अपने वालिदैन को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो अपने वालिदैन को पहचानने लग गया। वो चीज़ों को देख रहा था। उसके आँख में एक जगह पर एक ब्लैक स्पॉट था। उसका मतलब ये था कि उसे पेरिफेरल में चीज़ें नज़र नहीं आती थी, उसका पेरिफेरल विजन मुतासर हुआ। यानी अब वो लीगली तौर पर ड्राइविंग नहीं कर सकता। और अगर आप पेरिफेरल विजन के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें आप जब बीच में दरख्त को देख रहे हैं तो वो आपको सही नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप पेरिफेरीज में जा रहे हैं, साइड्स पर जा रहे हैं, तो आपका विजन ब्लर होता जा रहा है। बिल्कुल यही चीज़ हो रही थी कॉलिन के साथ। कॉलिन को चीज़ों की जो एजेस हैं वो धुंधली नज़र आती थी, वो मिक्सअप नज़र आती थी। जिस तरीके से आप इस तस्वीर को भी देख सकते हैं, उसे चीज़ें बिल्कुल ठीक नज़र आ रही थी, लेकिन उनकी एजेस उतनी ज़्यादा शार्प नहीं थी, आपस में ब्लेंडेड थी। बिल्कुल ऐसे जैसे एक मशहूर आर्टिस्ट जिनका नाम बॉब रॉस है, उनकी पेंटिंग्स अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको एजेस एक दूसरे में घुली हुई नज़र आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही कॉलिन्स को चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन उसे ऑब्जेक्ट्स याद होना शुरू हो गए, उसने चीज़ों को पहचानना शुरू कर दिया। अब वो साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आया था। एक साइंसदान जिनका नाम मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मार्लिन बेरमैन, जो कि न्यूरो साइंटिस्ट हैं कार्ने मेलन यूनिवर्सिटी में, उन्हें कॉलिन्स में ख़ास दिलचस्पी थी। उन्होंने कॉलिन्स पर बहुत सी रिसर्च करना शुरू कर दी क्योंकि उन्होंने देखा कि दिमाग की बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर है। और ये तो हम जानते हैं कि दिमाग की इस पावर को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, जहां दिमाग मुख्तलिफ किस्म के कनेक्शंस बनाता है और नए न्यूरॉन्स भी पैदा करता है। ये काम एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड होता है। जब आप कहीं भी नई एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करना शुरू कर देता है, नए कनेक्शंस बनाता है, अपने आप को हील कर सकता है, फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल एक मसल की तरह। और अगर आप दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा पावरफुल होता है। ये चीज़ें सबको पता थी, लेकिन डॉक्टर साहबा के 2 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि दिमाग का अगर एक हिस्सा निकाल दिया जाए तो कितना फंक्शन दूसरा हिस्सा अपने ऊपर ले सकता है, मुंतकिल हो सकता है। क्योंकि जब राइट ऑक्सीपिटल लोब निकाली गई तो अब कितना हिस्सा, कितना फंक्शन दूसरे हिस्से ने अपने ज़िम्मे लिया और वो उसको अच्छे तरीके से कर रहा है। और ये जो प्लास्टिसिटी है ये सेलुलर लेवल पर कैसे होती है,
हमें इसके बारे में भी इल्म नहीं था। सो उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना शुरू कर दिया और उन्होंने ये भी बताया कि अब अगर बच्चे को सीजर है और उसके दिमाग में खुदा न खास्ता ट्यूमर है तो आपको दिमाग की सर्जरी के लिए जल्दी ऑप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस में हमें नज़र आया कि अगर बहुत ज़्यादा डिले हो जाए तो ट्यूमर इतना दिमाग को डैमेज कर देता है, उसके कनेक्शंस को इतना ज़्यादा डैमेज कर देता है कि आप उसे रिकवर नहीं कर सकते। तो अब सीजर्स के इलाज के तौर पर इन सर्जरीज़ को भी इस ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जहाँ इस किस्म का ट्यूमर होता है, जहाँ पर सीजर्स की कोई वजह बनती है, वहाँ पर बताया जाता है कि आपके दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, उनके कनेक्शंस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। और साइंसदान इन्हीं चीज़ों को पढ़ना चाहते थे कि वो किस तरीके से डिस्टर्ब होते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे दिमाग में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। एक न्यूरॉन तकरीबन 50,000 तक कनेक्शन बना सकता है दूसरे न्यूरॉन्स के साथ, उससे कम भी बना सकता है लेकिन मैक्सिमम 50,000 कनेक्शंस बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जाल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जा रहे हैं, और अगर कोई चीज़ उन शाहराहों को, उन कनेक्शंस को आपस में डिस्टर्ब कर देती है तो अब सिग्नल्स की आमदोरफ्त रुकती जाएगी। इस चीज़ को जांचने के लिए कि इन सिग्नल्स को कितना मुतासर किया इस ट्यूमर ने, एक इलेक्ट्रोड कोलन के सर को खोलकर उनके पीछे वाले हिस्से, जिसको हम विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसके और सर के बीच में रख दिया गया, इलेक्ट्रोड रख दिया, जो कि इन सिग्नल्स को स्टडी कर रहा था, इनके पाथवेज को स्टडी कर रहा है कि कहाँ कहाँ सिग्नल जा रहे हैं और कौन सी शाहराहें जो खुली हैं और कौन सी शाहराहें जो बंद हैं और कौन सी शाहराहें जो कि बुरे तरीके से डैमेज हो चुकी हैं। एक स्कीमेटिक ड्राइंग बनाई गई डॉक्टर्स ने। अब ये काम हो रहा है उसकी सर्जरी से 7 दिन पहले, ताकि हम अपने तौर पर एक रेफरेंस रख सकें और जब वो ठीक हो जाए तो हम देख सकें कि किस तरीके से अब उसके इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स आपस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। इन पूरी चीज़ों पर एक किताब भी लिखी गई, बहुत मशहूर किताब है, मैंने सोचा वो भी आपको रेफरेंस दे दूँ, जो कि डॉक्टर नॉर्मन डोये ने लिखी, द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ। ये किताब पढ़ने के लायक है, लेकिन इस किताब में एक ख़ास किस्म के रिसर्च वाक़े के बारे में बताया गया। इस रिसर्च वाक़े में हिस्सा लिया है 2 साइंसदानों ने, डेविड हबल और उसके साथ वीज़ल ने, टॉर्सन वीज़ल ने। इन साइंसदानों ने बिल्ली के बच्चे के दिमाग के ऊपर एक इलेक्ट्रोड लगाया और उन बच्चों को 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। एक ग्रुप को नॉर्मल रखा गया, वो जब पैदाइश के फ़ौरन बाद ये काम किया गया, वो लाइट को देखता था, उसे एक सिमुलेटर भी दे दिया गया, स्टिमुलस भी दे दिया गया, वो उसको देखता था और उसकी बिनाई को देखा गया। जबकि दूसरे बच्चे के साथ थोड़ा सा जालिमाना सलूक किया गया, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा, कि उसकी आंखें बंद कर दी गई, उसकी आंखों को सी दिया गया और फिर उसे वैसे रखा गया। जब इस बच्चे की आंखों को खोला गया दोबारा तो अब वो देख नहीं सकता था, हालांकि उसके बायोलॉजिकल कनेक्शंस, पाथवेज, नर्व सेल्स, दिमाग के वो हिस्से प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन वो देखने से कासर था। तो डॉक्टर साहबान ने ये फैसला किया और ये कंक्लूजन दी अपनी इस रिसर्च में कि अगर आपने पहले 3 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों तक उस बच्चे की आंखों में लाइट का जाना बंद कर दिया तो वो पूरी उम्र देख नहीं सकेगा, क्योंकि लाइट ना जाने की वजह से उसका विजुअल कॉर्टेक्स उस तरीके से डेवलप नहीं होगा। बज़ाहिर तो आपको नज़र आएगा कि वो दिमाग का वो हिस्सा मौजूद है, लेकिन उसके अंदर न्यूरॉन्स के कनेक्शंस नहीं होंगे, वो डेवलप नहीं होगा, और जब वो डेवलप नहीं होगा तो आपके पास लाइट के सिग्नल्स तो जा रहे हैं, विजुअल सिग्नल्स तो आ रहे हैं, लेकिन आपके पास उसे प्रोसेस करने वाला दिमाग नहीं होगा। बहुत अहम चीज़ है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ, दिमाग का हिस्सा निकाल दिया गया और फिर दिमाग के दूसरे हिस्से ने वो काम खुद करना शुरू कर दिया। इस वक्त कॉलिन तकरीबन 24 साल के हो चुके हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कॉलिन्स पर 7 साल से 10 साल के दरमियान बहुत रिसर्च हुई। डॉक्टर बर्मन, जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उन्होंने हर 6 महीने के बाद इन पर एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जिनमें इनको 30 सेकंड के लिए तस्वीरें दिखाई जाती थी और फिर उन्हें स्विच किया जाता था। इनमें 2 किस्म की तस्वीरें थी, घरों की और शक्लों की, फेसेस की,
और फिर इन्हें कहा जाता था कि आपको जो चीज़ फेमिलियर लगे, शनासा लगे, आप फ़ौरन बटन दबा दें। इनके दिमाग को स्कैन भी किया जा रहा था, इनको फंक्शनल MRI मशीन में भी रखा गया उस टेस्ट के दौरान। और फिर ये भी कहा जाता था कि अगर कोई चीज़ रिपीट हो तब भी आप बटन दबाएं। इनके बहुत से टेस्ट किए गए और उन तमाम टेस्ट को कंपेयर किया गया नॉर्मल बच्चों के साथ उस उम्र के, और इस पूरी स्टडी को फिर पब्लिश किया गया। मैं आपको यहाँ पर इस स्टडी के कुछ पेपर्स भी दिखा रहा हूँ, कुछ तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जब इनको आम बच्चों के साथ, इनके ब्रेन की एक्टिविटी को आम बच्चों की एक्टिविटी से कंपेयर किया गया तो कोई फ़र्क नहीं था। सिर्फ फ़र्क ये था कि ब्रेन की एक्टिविटी एक और हिस्से में हो रही थी जो कि उसका डेजिग्नेटेड हिस्सा नहीं था, लेकिन उसके अलावा किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं थी। और फिर कॉलन के अपने दिमाग को भी देखा गया और उसमें भी देखा गया कि उसकी एक्टिविटी किस तरीके से शिफ्ट हो गई थी राइट हेमिस्फीयर से लेफ्ट हेमिस्फीयर की तरफ, क्योंकि राइट हेमिस्फीयर का कुछ हिस्सा हमने निकाल दिया था। 18 साल की उम्र में कॉलिन्स को दोबारा ट्यूमर का सामना हुआ। जब स्कैन्स किए गए तो ये ट्यूमर बहुत छोटा था, तकरीबन मटर के दाने के बराबर। फौरन दोबारा ऑपरेट किया गया और उसे निकाल दिया गया। अब 24 साल का हो चुका है कॉलिन्स, बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है। लेकिन इस वाक़े से हमें पता चलता है कि हमारा दिमाग कितना पावरफुल है, उसमें हीलिंग पावर कितनी ज़्यादा है, और दिमाग का एक हिस्सा अगर हम निकाल भी दें तो वो काम दूसरा हिस्सा करना शुरू कर देता है। लेकिन हम अभी भी ये नहीं जानते कि दिमाग का कितना बड़ा चंक हम निकालें तो दूसरा हिस्सा वो ले सकता है, क्योंकि कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए जिसमें ज़्यादा हिस्सा दिमाग का निकाला गया लेकिन वो दूसरे दिमाग की तरफ उसके फंक्शंस शिफ्ट नहीं हुए। तो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, लेकिन इस एक वाक़े से हमें यह पता चलता है कि हमारा दिमाग कितना पावरफुल है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।